हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि थर्ड सेमेस्टर में आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। हमारे जैसे कि हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि डिफाइन पास्चराइजेशन एंड हु इन्वेंटेड इट। सो इसका आंसर है पास्चराइजेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पास्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम क्या करते हैं, मिल्क को 62.8 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स के लिए हम हीटिंग करते हैं, जिससे कि माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। और ये पास्चराइजेशन टेक्निक किसने दी थी? लुइस पास्चर ने। ओके, सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट आउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। अब हमें यहाँ पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का एक हमने कर्व पढ़ा है। अगर आपको आइडिया ना हो तो पिछले लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं, तो उन लेक्चर्स में मैंने इन सब चीज़ों को स्टेप वाइज डिस्कस किया है। सो एज पर माई सिलेबस, हम जैसे कि अगर इसमें आंसर करना है डिफरेंट फेसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया के 4 ऐसे ग्रोथ फेसेस होते हैं। फर्स्ट होता है लैग फेज, सेकंड होगा लॉग फेज, थर्ड है हमारा स्टेशनरी फेज, एंड लास्ट है डिक्लाइन फेज। सो लैग फेज में क्या होता है कि हम जब कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम अपना बैक्टीरिया सैंपल ऐड करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो बैक्टीरिया डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं सडनली, तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं वहाँ पे सडन ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की। उस फेज को हम बोलते हैं लॉग फेज। उसके बाद स्टेशनरी फेज आता है, जहाँ की माइक्रोब्स की ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ही कम हो जाता है। तो वहाँ पे जितने बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, उसी रेट से हमारे बैक्टीरिया डाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्टेशनरी फेज बनता है। उसके बाद है लास्ट फेज है उसमें डेक्लाइन फेज। डेक्लाइन फेज में न्यूट्रिएंट की बहुत ही ज़्यादा कमी होने लगती है, तो कमी होने की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया डाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस फेज को हम डेक्लाइन फेज कहते हैं। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द एनिशियल इन कल्चर मीडिया। एनिशियल का रोल क्या होता है कल्चर मीडिया में? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो कल्चर मीडिया में जब भी हम एनिशियल ऐड करते हैं, तो सिंपली वहाँ पे मीन्स होता है कि हम ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो मीडियम का भी होना चाहिए। अदरवाइज वहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इम्बैलेंस होता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि या तो जो बैक्टीरियल सेल है वो डाई करना स्टार्ट कर दे ड्यू टू द श्रिंकेज और ड्यू टू द स्वेलअप। ओके, सो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पे व्हाट आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सैम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेकंड होता है हमारा टेम। ओके, सैम इज द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड टेम इज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उसके बाद है ब्रीफ द फंक्शन ऑफ द कैप्सूल, पिलाई एंड द फ्लेजिलम। ओके, सो इसमें हमें कैप्सूल, पिलाए और फ्लेजिलम की डेफिनेशन देनी है। कैप्सूल का मतलब कि रोल क्या होता है। कैप्सूल का रोल होता है, ये हमारे बैक्टीरिया का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो कि उसे प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, पिलाई का वर्क होता है बैक्टीरिया के अटैचमेंट में हेल्प करता है। फ्लेजिलम होता है जो कि उसके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सिक्स क्वेश्चन इज द व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या रोल प्ले किया था? उन्होंने फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक्स की खोज की थी, जो कि क्या था हमारा पेनिसिलियम, और वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ था? फंगस पेनिसिलियम नोटेटम की हेल्प से। ओके, इनलिस्ट टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोपी। उसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन हमारा, कितने तरह के माइक्रोस्कोपी होते हैं। फर्स्टली माइक्रोस्कोपी 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है लाइट माइक्रोस्कोपी, सेकंड इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो लाइट माइक्रोस्कोपी को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि है हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। सो इस तरह से हमें इनके आंसर्स करने हैं, जो कि बहुत ही ईजी हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है इनके आंसर्स के, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, उसके बाद है जो हमारा सेकंड था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को टू पार्ट में डिवाइड किया है, सैम एंड द
10। ओके, अब हम आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। 5 मार्क्स में यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड एक्सप्लेन ग्रोथ कर्व, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए अफेक्ट करते हैं उसके ग्रोथ के लिए, या तो कुछ ऐसे होंगे फैक्टर जो उसके लिए हेल्पफुल होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को डिक्लाइन करेंगे। ओके, एक्सप्लेन एंड ग्रोथ कर्व। अब ग्रोथ कर्व हमने अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। इसके 4 फेज होते हैं जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन आइसोलेशन ऑफ द प्योर कल्चर। प्योर कल्चर क्या होता है, मतलब आइसोलेशन ऑफ द प्योर कल्चर। फर्स्टली हमें ये डिफाइन करना होगा 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग कि व्हाट इज प्योर कल्चर। प्योर कल्चर क्या होता है, जहाँ पे वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, उस कल्चर को हम बोलते हैं प्योर कल्चर। अगर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई सारी स्पीसीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उस कंडीशन में हम उसे मिक्स्ड कल्चर बोलते हैं। ओके, लेकिन अब हमें आइसोलेशन कैसे करना है, तो इसके 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रिक प्लेट मेथड, उसके बाद है सेकंड है हमारा पोर प्लेट मेथड, थर्ड है हमारा स्प्रेड प्लेट मेथड। इन सब के बारे में भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एंड मटेरियल यूज्ड इन द कल्चर मीडिया। अब हमें ये बताना है थर्ड क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द 5 मार्क्स हमें डिटेल में बताना है कि क्या क्या ऐसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं कल्चर मीडिया में, और मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, अगार लिया जाता है। ओके, अगार लिया जाता है, बीफ एक्सट्रैक्ट होता है। ओके, और कह सकते हैं ईस्ट एक्सट्रैक्ट होगा वहाँ पे, तो पेप्टोन वाटर होता है। ये सारे न्यूट्रिशनल कंटेंट होते हैं जो कि कल्चर मीडिया में ऐड किए जाते हैं। और यहाँ पे ये भी पूछा गया है ऐसे क्या क्या मटेरियल लिया जाता है। मटेरियल्स में हमारे कार्बन सोर्स होते हैं, कार्बन सोर्स में जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऐड कर दिया। ओके, वाटर होता है जो कि वो भी हमारा एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए। मैंने इन सब के बारे में डिटेल में लेक्चर्स में डिस्कस किया, आप वहाँ पे विजिट करें और ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। डिस्क्राइब द अकॉर्डिंग टू द 10 मार्क्स क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है यूनिट फर्स्ट से। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल वर्किंग एंड द लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैसे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, लिमिटेशंस क्या हैं, सो इन सब के बारे में भी आप देख सकते हैं लेक्चर्स में। प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम लाइट के बजाय हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम पास करवाते हैं जो कि लाइट एमिट करता है, और लाइट एमिट वहाँ से सडन लाइट एमिट होने की वजह से वहाँ पे हम माइक्रोब्स को विजुअलाइज कर पाते हैं। सो वर्किंग इसकी डिटेल में दी हुई है लेक्चर्स में। एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। 10 मार्क्स में कभी कभी ये भी आता है कि बैक्टीरिया की पूरी डिटेल पूछी जाती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकली वो कैसे दिखते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि उसका जो पूरी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि प्लाई, फिलेज्लम। ओके, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट हो गया आउटर मोस्ट कैप्सूल होता है, सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है, फिर उसके अंदर हम आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर उनके जेनेटिक मटेरियल हैं, राइबोसोम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी है वन स्टेप बाय स्टेप। ओके, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकली वो कैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं राउंड शेप, कोकस शेप होते हैं, कुछ स्पेंट्रिकल होते हैं। ओके, तो इस तरह से बताना है, स्फेरिकल, स्पिंडल शेप। तो ये उनकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गई। ओके, अब यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 पे क्या है, व्हाट डिफाइन द स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि हम माइक्रोब्स को किल करते हैं। ओके, सो स्टेरिलाइजेशन जैसे कि इसमें हम माइक्रोब्स को किल करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स। ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बस हमें ये डिफाइन करना है स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें कि हम अनवांटेड माइक्रोब्स को किल करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड। ओके, रेडिएशन थेरेपी भी यूज़ करते हैं हम कई बार। ओके, व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या है, ये एक तरह से डिफरेंशियल टाइप ऑफ स्टेनिंग है जो कि क्या करती है, कई तरह के मतलब मोर देन
1 और 2 टाइप्स ऑफ स्टेन हम इसमें यूज़ करते हैं, और इस कंडीशन में हम दो तरह के बैक्टीरिया के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, वो बैक्टीरिया जो रेड कलर देते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, जो ब्लू कलर देंगे वो ग्राम पॉजिटिव होंगे। तो इन दिस वे हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। 2 मार्क्स में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता। ओके, नेम द बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर द रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। ऐसे कौन कौन से बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं जो कि रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें आंसर्स करने हैं। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि वहाँ पे हम वाटर को हीट करते हैं, उसे वेपर में कन्वर्ट करते हैं, और वहाँ पे हम कह सकते हैं मॉइस्ट हीट की हेल्प से हम माइक्रोब्स को किल करते हैं। तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल। ओके, उसके बाद है व्हाट इज़ IMVIC। ये बेसिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट होता है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है एंटेरोबैक्टीरिया की फैमिली को। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इकोलाई हो गए, ओके, इकोलाई हो गया हमारा, उसके बाद मतलब ऐसे कई सारे एंटेरोबैक्टीरिया की फैमिली हैं जो कि इन टेस्ट को देंगी। अगर वो देती हैं इन टेस्ट को पॉजिटिव होंगे, अगर नहीं है तो नेगेटिव। ओके, तो IMVC क्या है, इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट सेकेंड एम डिनोट करता है कि मिथाइल रेड टेस्ट। V इज द वोगस प्रॉस्कर टेस्ट। C इज द सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। ओके, और डिटेल में अगर आपको जानना है तो वो आप लेक्चर्स से देख सकते हैं। इनलिस्ट द 4 इक्विपमेंट यूज इन द स्टेलाइजेशन। ऐसे कौन कौन से 4 इक्विपमेंट हैं जो कि स्टेलाइजेशन में यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारा हॉट एयर ओवन हो गया, ओके, और हो गया हमारा जैसे कि ऑटोक्लेव हो गया। थर्ड हम बोल सकते हैं लेमिनार एयर फ्लो हो गया, और भी ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 5 मार्क्स में राइट द प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशंस ऑफ द जील नेल्सन स्टेनिंग। ये हमारी एसिड फास्ट स्टेनिंग है जिसे हम जील नेल्सन स्टेनिंग भी कहते हैं, और इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीज़ें लेक्चर्स में दी गई हैं। प्लीज़ आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। डिफाइन स्टेनिंग एंड एक्सप्लेन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग क्या होता है, हम वो माइक्रोब जो कि हमें नेक्ड आई से विजुअलाइज नहीं होते, इवन हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप में भी कई बार ईजिली माइक्रोब्स नहीं दिख पाते, तो हम उस कंडीशन में कुछ डाई ऐड करते हैं उन माइक्रोब्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो ईजिली हमें ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम स्टेनिंग कहते हैं। और ग्राम स्टेनिंग क्या है, ये 2 बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अब इसका प्रोसीजर क्या है, टेक्निक क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें देनी पड़ेंगी हमें। राइट अ नोट ऑन द स्टेरिलिटी इंडिकेटर। ओके, स्टेरिलिटी इंडिकेटर यानी कि जब हमने स्टेरिलाइजेशन कर दिया उसके बाद हमें कैसे हम ये कैसे श्योर हो सकते हैं कि हमने स्टेरिलाइजेशन कर दिया है किसी भी चीज़ का और वो पूरी तरह से स्टेरिलाइज हो चुका है, यानी वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। तो उस कंडीशन में हम कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। राइट द प्रोसीजर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ओके, जब हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हम डायरेक्ट अपने बैक्टीरियल सैंपल को फिल्टर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रैप होता है या नहीं। अगर ट्रैप होता है तो उसके मतलब कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेलाइज हो चुका है। तो इसके क्या प्रोसीजर है, इसके मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स यानी एडवांटेज, डीमेरिट्स यानी इसके डिसएडवांटेज। नाउ कम ऑन टू द 10 मार्क्स क्वेश्चन। 10 मार्क्स क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट क्या थे, वही हमने अभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डिस्कस किया, IMVIC। ओके, सॉरी, यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि IMVIC टेस्ट क्या है। तो 10 मार्क्स के लिए हमें पहले डिफाइन करना है ये टेस्ट है क्या, उसके बाद हमें उन्हें डिटेल में बताना है उसका प्रोसीजर क्या है, रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या आएगा। ओके, तो ये हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अभी आ सकते हैं। डिफाइंड स्टेरिलाइजेशन, सेकेंड क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन को डिफाइन कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन करने के क्या क्या मेथड है। फर्स्ट जो ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है, जैसे कि फिजिकल मेथड, ओके, देन केमिकल मेथड, उसके बाद है मैकेनिकल मेथड, रेडिएशन मेथड। तो इन्हें डिटेल में हमें बताना पड़ेगा।
और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है गैसेस स्टरलाइजेशन क्या होते हैं। तो गैसेस स्टरलाइजेशन में कुछ हमारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा प्रोपियोन, लैक्टोन, ये हमारे गैसेस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं किसी भी रूम को स्टरलाइज करने के लिए, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में। डिस्कस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स फॉर वैलिडेशन ऑफ द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे अब कुछ ऐसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ये डिफाइन करते हैं कि स्टरलाइजेशन हुई है या नहीं। वहाँ पे कंफर्मेशन की जाती है, इवैल्यूएशन होता है कि स्टरलाइजेशन प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं। ओके, यूनिट 3 में हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जैसे कि वायरस से रिलेटेड। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैप्सिड। वायरस की जो आउटर मोस्ट कोटिंग होती है वो होती है कैप्सिड, जो कि प्रोटेक्शन का वर्क करती है, अटैचमेंट में, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। डिफरेंशिएट बिटवीन द डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई किए जाते हैं, ओके, और जो हमारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो लिविंग बींग्स पे अप्लाई किए जाते हैं टू किल द माइक्रोब्स, ओके। किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी पे तो उस कंडीशन में हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं। डिफाइन बैक्टीरियोस्टेटिक एंड द बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है। बैक्टीरियोस्टेटिक एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसी मेडिसिन होती है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देती है पर उन्हें मारती नहीं है। लेकिन जो हमारे बैक्टीरियोसाइडल होते हैं वो माइक्रोब्स को डायरेक्टली किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल करने वाली मेडिसिन या फिर हम कह सकते हैं कंपाउंड, ओके। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पैप्लोमर्स इन वायरस। वायरस में जो उनके पैप्लोमर्स होते हैं उनका रोल क्या होता है। वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्म में हेल्प करते हैं, ओके। वाई वायरस इज कंसिडर्ड एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे पैरासाइट हैं यानी कि उन्हें एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए। जब तक उन्हें होस्ट सेल नहीं मिलेगा वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाते, मीन्स नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। तो इसीलिए उन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला गया है कि ऑब्लिगेट मीन्स होता है चाहिए, मतलब चाहिए, ओके, मतलब उन्हें होस्ट की ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय द हाइफी। ओके, हाइफी मतलब होता है हमारे जो फंगस होते हैं उनमें हमारा होता है मोल्ड। फंगस का एक टाइप होता है मोल्ड, जो कि मोल्ड में क्या होता है वो फिलामेंटस लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है और उसमें क्या होता है वो फिलामेंट को ये हाइफी बोलते हैं। अब आते हैं हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसइंफेक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिसइंफेक्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम डिसइंफेक्टेंट एजेंट यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए, तो ऐसे कौन कौन से इन्वायरमेंटल, केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर जहाँ भी हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं अगर वहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो उस कंडीशन में जो डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि टेम्परेचर भी उसकी हेल्प करेगा माइक्रोब्स को किल करने में। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशंस ऑफ द वायरस विद डायग्राम। अब हमारे जब वायरस हमें अफेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उनका रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है उसे हमें डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि इसके 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होगा कि वो आएगा हमारे ह्यूमन होस्ट सेल से क्या होगा, अटैच होगा, उसके बाद पेनिट्रेट करेगा। आफ्टर दिस पेनिट्रेशन यानी हमारे सेल के अंदर घुस जाएगा। अंदर जाने के बाद, सेल के इनसाइड जाने के बाद वो क्या होगा, उसके जो कैप्सिड वगैरह होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और वो वहाँ से निकल के क्या होगा, फिर 4th स्टेप में उसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करेगा। उसके बाद उनकी कॉलोनी बन के बर्स्ट आउट हो जाएंगे, हमारे सेल्स को ब्रेक करेंगे और वहाँ से रिलीज होंगे और फिर दूसरे सेल को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बेसिक प्रोसेस है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ द वायरस इन डिटेल। अब हमें वायरस की मॉर्फोलॉजी बतानी है, स्ट्रक्चर बताना है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली जनरली जो हमारे वायरस होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं और कई बार वो स्पेंडल शेप होते हैं, स्पेंडल, और वी कैन से इकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है उनकी। मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखें तो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया, इकोसाहेड्रल सिमेट्री होगी और कुछ ऐसे होंगे जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करते हैं। उसके बाद है 4th क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ द फंगाई। फंगाई कितने तरह के हो गए,
तो हमारे कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जैसे कि फर्स्ट हमारा मोल्ड, सेकंड ईस्ट, उसके बाद है ईस्ट लाइफ फंगाई, उसके बाद है फोर्थ हमारा डाइमॉर्फिक फंगाई। तो इस तरह से उन डिटेल में उनके बारे में डिस्कस करना है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। ओके, उसके बाद है हमारा 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन मेथड्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट। मतलब कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारा थर्ड यूनिट से ये आता है कि डिसइंफेक्टेंट को किस तरह से इवैल्यूएट किया जा सकता है, उसके क्या क्या मेथड है। ओके, एक्सप्लेन द स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन डिटेल। उसके बाद हमें कुछ प्रोडक्ट्स की अगर स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी है तो ऐसे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। उसके बाद है हमारी यूनिट 4 में हमें डिफाइन करना है व्हाट इज ए सेप्टिक एरिया। ए सेप्टिक एरिया ऐसा रूम होता है जहाँ पे बिल्कुल भी कंटामिनेशन होने के चांसेस नहीं होते, बहुत ही क्लीन रूम होता है। ओके, वहाँ पे लेमिनार एयर फ्लो भी होता है। इन्यूमरेट द सोर्सेस ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ द ए सेप्टिक एरिया। अब ए सेप्टिक एरिया में कंटामिनेशन के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। जैसे कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट अगर वेल स्टेलाइज नहीं है तो वहाँ पे कंटामिनेशन होने के चांसेस है। जो पर्सन वहाँ पे वर्क कर रहा है हो सकता है कि उसे कोई डिसीज़ हो, कोई प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में भी वहाँ चांसेस है कि कंटामिनेशन हो सकता है। उसके बाद है डिफाइन, थर्ड क्वेश्चन डिफाइन हैपा। हैपा इज़ द हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, यानी कि ये हैपा फिल्टर होता है जो कि एयर को प्योरीफाई करता है, जो कि हमारे एसेप्टिक एरिया में रखा जाता है ताकि वहाँ पे एयर को भी फिल्टर किया जा सके और प्योर किया जा सके। व्हाट डू यू मीन बाय क्लीन एरिया। क्लीन एरिया क्या होता है, ये एसेप्टिक एरिया से पहले वाला रूम होता है जहाँ पे थोड़ा थोड़ी बहुत चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ कंटेमिनेशन हो जाए। थोड़ा हम कह सकते हैं एसेप्टिक एरिया से पहले वाला जो एरिया होगा वो हमारा क्लीन एरिया होगा। व्हाट इज़ द ग्रेड 100 रूम। ग्रेड 100 रूम का मतलब क्या है। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन इन द एसेप्टिक एरिया एंड मेथड्स टू प्रिवेंट इट। अब एसेप्टिक एरिया में सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन क्या हो सकते हैं, उसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। एक्सप्लेन द क्लास एरिया क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने एसेप्टिक एरिया को 4 क्लासेस में डिफाइन कर रखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज। ओके, एयर में जो पार्टिकल साइज है उसके बेस पे हमने कुछ एरिया क्लासिफाई कर रखे हैं, तो वो हमें डिफाइन करने हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में राइट द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ द विटामिन B12। विटामिन B12 का यूज़ करके हम कैसे माइक्रोबायोलॉजिकल एसे करते हैं उसका डिटेल देना है 10 मार्क्स में विद एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स, या फिर यहाँ पे हो सकता है चांसेस है एंटीबायोटिक्स के माइक्रोबायोलॉजिकल एसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो हमें डिटेल में लिखना पड़े। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने के पूरे 100% चांसेस हैं। एक्सप्लेन द डिज़ाइनिंग ऑफ द एसेप्टिक एरिया। अब यहाँ पे हम एसेप्टिक एरिया कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ऑल सेक्शंस, जितने भी सेक्शंस होते हैं एसेप्टिक एरिया के। यूनिट 5, आफ्टर दिस यूनिट 5 इज़ द लास्ट यूनिट। अब इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि डिफाइन द प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ये वो मेडिसिन, वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी भी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, हम एज पर होम भी हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कई बार हम पिकल्स में सॉल्ट ऐड करते हैं ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का अगर माइक्रोब हो तो वहाँ पे क्या हो, वो डेड कर जाए due to the imbalance in the osmotic pressure. Okay, so define pharmaceutical spoilage. pharmaceutical spoilage क्या होगा, जब हमारे pharmaceutical प्रोडक्ट क्या होते हैं स्पॉइल होना स्टार्ट कर देते हैं, ख़राब होने लगते हैं ड्यू टू द फिजिकल केमिकल फैक्टर्स। वो मैंने डिस्कस किया है कैसे होते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। डिफाइन एनिमल सेल कल्चर टेक्निक। एनिमल सेल कल्चर टेक्निक क्या है, हम जिसमें कि ये ऐसी टेक्निक है यहाँ पे हम आर्टिफिशियली एनिमल सेल को ग्रो करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। ओके, डिफाइन क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हम जो हम टेम्परेचर है बहुत ही लो रखते हैं, जैसे कि -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वहाँ पे एक लिक्विड होता है जो कि हमारा
हमारा फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है येलो कलर में, अगर हम उसमें कोई भी लिविंग सेल ऐड रख देते हैं तो वो उसके जो लाइफ स्पान होता है उसका वो इलोंगेटेड हो जाता है, यानी इन्हांस हो जाता है, वो कुछ टाइम के लिए और सर्वाइव कर सकता है। तो इस मेथड को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। डिफाइन द फाइनाइट सेल लाइंस, कंटिन्यूस सेल लाइंस, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं लेक्चर्स में। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे कि एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज टाइप ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल, यानी फार्मास्यूटिकल्स में ऐसे कौन कौन से माइक्रोबियल और सोर्सेज हैं कंटामिनेशन के, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सेल कल्चर क्या है, गिव द मेरिट्स डीमेरिट्स एप्लीकेशंस ऑफ द सेल कल्चर। ओके, सेल कल्चर क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें 5 मार्क्स में डिस्कस कर देनी है थोड़ी थोड़ी टॉपिक वाइज। एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ द फार्मास्यूटिकल, माइक्रोबियल स्पॉयलेज जो होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उन्हें। ओके, कई सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो उनकी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, कई ऐसे फैक्टर होंगे जो इनहिबिट करेंगे उनकी ग्रोथ को। राइट अ नोट ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी ऐड कर देते हैं एज द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन। ओके, तो उसके बारे में हमें डिफाइन करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। 10 मार्क्स में आता है जैसे कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द एनिमल सेल कल्चर टेक्निक सिंपली, और ये आने के 100% चांसेस होता है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज, फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज क्या होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। थैंक यू so much. For more videos, you can follow me by subscribe and like, share more and more.